सबमिट करते हैं वो कहलाता है शोध प्रस्ताव। उस शोध प्रस्ताव में क्या क्या होगा, किस तरह बनाना चाहिए, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। रिसर्च प्रपोजल एक शोध प्रस्ताव है और दूसरा रिसर्च प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति विशेष असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है और पीएचडी है, तो उसने शोध किया था पहले तो पीएचडी अर्जित करने के लिए। तो जब वो पीएचडी अर्जित कर लेगी, क्या उसके बाद उसको शोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो पीएचडी समाप्त होने के बाद वो शोध या करेगा या करेगी, वो किस रूप में करेंगे? रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में। और शोध प्रस्ताव किस लिए है? कि जिस प्रस्ताव को किसी डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए जिस शोध को कर रहे हैं आप, उससे पहले जो आप सबमिट करेंगे वो कहलाएगा शोध प्रस्ताव। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है? फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, किसी भी डिग्री को अर्जित करने के लिए। एग्जाम्पल एमफिल के लिए भी आपको शोध प्रस्ताव जमा करना है, पीएचडी के लिए भी आपको शोध प्रस्ताव जमा करना है। वो शोध प्रस्ताव की रूपरेखा क्या होगी, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ डिफरेंस दर्शाया गया है, यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है किस किस के बीच? रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट के बीच में क्या अंतर है, उस दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। दूसरा है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मेट अलग होगा। फॉर्मेट मीन्स जो रूपरेखा है, जो ब्लूप्रिंट है, जो तरीका है लिखने का, रिसर्च प्रोजेक्ट का अलग होगा। और एक और मेजर डिफरेंस है कि रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको फाइनेंशियल एड दी जाएगी, आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 10-20 लाख या जितना भी हो उसके लिए आपको राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन जो आप डिग्री के लिए कर रहे हो उसका वहन कौन करेगा? कितना फर्क है। तो हम विस्तार, जबकि रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आप अनुसंधान ही करने जा रहे हो और उसमें प्रपोजल जो डिग्री अटेन करने के लिए करे उसमें भी आप अनुसंधान करने जा रहे हो। तो अलग अलग नेम्स, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी टाइम बाउंड है क्या? हाँ, दोनों समय सीमा दोनों निर्धारित है। जैसे आज के दिन नए नॉर्म्स है पीएचडी के लिए, पहले पीएचडी के लिए समय सीमा थी न्यूनतम 2 साल, अभी कर दिए न्यूनतम 3 साल। अब न्यूनतम आपको 3 साल नहीं बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं दिस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न उठा कि नाम कौन कौन से हैं? दिस इज नोन बाय आउटलाइंस। एक नाम की तो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या नाम है वो? रिसर्च प्रपोजल। इसको आउटलाइंस ऑफ द स्टडी भी कह सकते हैं, इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, इसको सजेस्टिव स्टडी भी कह सकते हैं, इसको रिसर्च प्लान भी कह सकते हैं, इसको सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं। तो आपने सुना होगा किसी भी डिग्री डिप्लोमा अटेन करने के लिए आप शोध प्रस्ताव जमा करते हो। कुछ विश्वविद्यालय ने उसका नाम क्या दिया है? सिनॉप्सिस। किसी विश्वविद्यालय ने उसका नाम दिया है ब्लूप्रिंट। किसी ने कहा है कि अपने स्टडी की, अपने अध्ययन की आउटलाइन जमा कीजिए। तो कुल मिलाकर सब कार्य, चाहे वो हम प्रपोजल कहें, आउटलाइंस कहें, ब्लूप्रिंट कहें, सजेस्टिव स्टडी कहें, रिसर्च प्लान कहें या सिनॉप्सिस कहें, लगभग सब कार्य समान। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द रिसर्च प्रपोजल, आप अपने शोध प्रस्ताव को जमा करेंगे। शोध प्रस्ताव को जमा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ। आपको अपने प्रस्तुतिकरण को एक समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कुछ विश्वविद्यालय इसको कहते हैं कॉलिक्यूम। आप उस कॉलिक्यूम को फेस करेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, एक तरह का साक्षात्कार है। एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या करने वाले हो, किस प्रकार करोगे, समस्याओं का सामना किन किन का होगा, तो क्या समाधान होगा उनका। ठीक, जैसे आपका साक्षात्कार होता है, किसी भी पद के लिए आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जैसे ही अपने शोध प्रस्ताव को जमा करते हैं, शोध प्रस्ताव को जमा करने के बाद चाहे ब्लूप्रिंट कहें, सिनॉप्सिस कहें, उसके बाद एक प्रकार का साक्षात्कार होगा। कुछ विश्वविद्यालयों में क्या कहा गया उसको? किसी में क्या कहा गया? यू हैव टू फेस द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। किसमें? किसी विश्वविद्यालय में उसको बॉडी ऑफ रिव्यूअर्स का नाम दिया गया है, किसी
किसी विश्वविद्यालय में उसको दिया गया है आरडीसी और किसी विश्वविद्यालय में उसको नाम दिया गया डीआरसी, और कुछ विश्वविद्यालय में डीआरसी और आरडीसी दोनों ही है। ठीक, ये डिपेंड करता है उस संस्थान पर, उस इंस्टीट्यूट पर कि उसके नियमावली, उसका ऑर्डिनेंस क्या कहता है। ठीक, आपने शोध प्रस्ताव जमा किया, उसके बाद क्या किया, प्रेजेंटेशन दिया, किसके सामने, कुछ भी हो सकता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के सामने, विशेषज्ञों के सामने। ठीक, उसके बाद करते हैं आप रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। आई विल प्रोसीड एज पर योर सिलेबस। आपके सिलेबस में है कि रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव। शोध प्रस्ताव को आप तैयार करेंगे 3 विभिन्न चैप्टर्स में, 3 विभिन्न अध्यायों में, न्यूनतम 1 से 2 पेज हो और मैक्सिमम 4 से 5 पेज, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चले। एक और बात है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मैनिफेस्टेशन का हिंदी में अर्थ क्या होगा, झलक। आप इसमें पूरे अध्ययन की झलक तो पढ़ ले, पूरा अध्ययन झलक जाए। दिस शुड मैनिफेस्ट द होल प्रॉब्लम। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक, सिंपल सा। अब ये 6 उपभाग होंगे इसके। तो जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स था, जो पूरे सिनॉप्सिस का, पूरे शोध प्रस्ताव का दूसरा प्रश्न था जिसका नाम था टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें चैप्टर 1 लिखेंगे, इस पेज से इस पेज तक है, उसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा, ये क्या होगा वगैरह, और दूसरी तरफ पेज नंबर। तो अभी तक हमने 2, 3, 4 पैराग्राफ लिख लिए, वो ऐसे थे, जस्टिफाई किया हमने, सिद्ध किया कि हाँ यह अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है। ठीक, और पूरे अध्ययन की उसमें झलक हमने दर्शा दी। कुछ 1-2 पैराग्राफ हमने लिखे, किसके एग्जाम्पल, किसके, सूर्य नमस्कार के बारे में। 1-2 पैराग्राफ लिखे हमने ब्लड प्रेशर के, 1-2 पैराग्राफ लिखे हमने कि ब्लड प्रेशर का सूर्य नमस्कार के साथ कुछ पहले हुआ हो तो उसके बीच में क्या संबंध है। इस प्रकार हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। इज इट ओके? अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का कथन। हिंदी में हम कहेंगे समस्या का कथन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बारे में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरह का प्रचलन है, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। पर ये बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज द पर्पस ऑफ द स्टडी। पर्पस क्या है? उदाहरण के तौर पर मैं अपनी भाषा में बात करूं, the purpose of the study shall be to find out the effect of सूर्य नमस्कार on the blood pressure of NCP females। इस अध्ययन का उद्देश्य नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की महिलाओं के रक्तचाप पर सूर्य नमस्कार के प्रभाव को ज्ञात करना होगा। भाषा आपकी हो सकती है। इज इट ओके? यहाँ कोई शंका की गुंजाइश? ठीक है, आगे चले। अब डिलिमिटेशंस को कहते हैं परिसीमाएं। परिसीमाएं स्कोपिक क्षेत्र। वे किसी बाउंड्री का क्षेत्र का निर्धारण तो करेंगे, तो इसको 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, कितने भी बिंदुओं में इसका प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, दिस स्टडी शैल बी डिलिमिटेड टू द फीमेल्स ऑफ एनसीपी ओनली। इस अध्ययन को एनसीपीई की महिलाओं तक सीमांकित किया जाता है। आपने बता दिया स्कोप, इसका स्कोप, बस इस दायरे से बाहर की महिलाएं नहीं होंगी। जो यहाँ पढ़ती हैं वही शामिल की जाए इसको। This study shall be delimited to only one variable, that is blood pressure। यह अध्ययन केवल रक्तचाप तक सीमित होगा। उम्र की बात कर सकते हैं भाई, महिलाओं तो यहाँ अगर इसमें बीए कोर्स चलता होगा तो बीए फर्स्ट ईयर की और पीएचडी भी कुछ हो सकता है, मास्टर डिग्री करोगे, बहुत बड़ी रेंज है। The study shall be delimited within the age group of 70 to 21। 17 से 21 साल की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार आपको सीमांकित करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की चर्चा हो चुकी है, समस्या के कथन की बात हो चुकी है, और किसकी बात हो चुकी है? डिलिमिटेशन, परिसीमाओं की बात हो चुकी है। अब किसकी बात करें? लिमिटेशन मींस सीमाएं। हमने इससे पिछले डिस्कशन में
ये तो हमारा तीसरा डिस्कशन है ना। इससे पहले 2 डिस्कशन कौन कौन से किए? मीनिंग ऑफ रिसर्च। दूसरा डिस्कशन क्या किया? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के दौरान कितने भागों में बांटा था? 5। अंतिम क्या था? गुड। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जिसका हम प्रभाव देखना चाह रहे हैं उसके अतिरिक्त अब जो कारक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो क्या क्या उदाहरण दिए थे? एरर वेरिएंस ना। वो एरर वेरिएंस क्या क्या था? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्लियर है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि लिमिटेशंस में सीमाएं, कि कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसे चर हैं जो आपके अध्ययन को प्रभावित करेंगे लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं है। यदि उनके कारणवश आपके अध्ययन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्या माना जाएगा? आपकी सीमा, आपकी लिमिटेशंस। The effect due to daily routine food habits will be considered as the limitation of study. इस अध्ययन पर डेली रूटीन, जो दैनिक दिनचर्या और फूड हैबिट्स, खाने की आदतों के कारण प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, और इस कारण से जो अध्ययन पर प्रभाव पड़ेगा उसको क्या माना जाएगा? इस अध्ययन की सीमा माना जाएगा। तो आपको पहले बता देना कि अध्ययन पर कुछ बाह्य कारक भी अपने प्रभाव छोड़े, these will be considered as limitation। अब इसमें कितनी बातें हो चुकी है? 3। कौन कौन सी? अगले हाइपोथेसिस, परिकल्पना में पूर्वानुमान। यह परिकल्पना की जाती है कि सूर्य नमस्कार का ब्लड प्रेशर पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पहले से, लेकिन एक चलन है, जो मन में आता है मान लेते हैं। बहुत गलत ट्रेडिशन है भाई। आपको सिद्ध करना है, जरूरी नहीं है जो परिकल्पना आपने बनाई हो उस परिकल्पना के अनुरूप आपके रिजल्ट परिणाम हो, ऐसा जरूरी नहीं। उसको एक्सेप्ट, उसको स्वीकार भी किया जा सकता है, उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन इस परिकल्पना के बारे में भी जो भ्रम है ना, कि जो मन में आया लिख दिया, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए हाइपोथेसिस, को परिकल्पना नहीं कहा जा सकता। कोई भी शोध कार्य का कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम से। अंत कहाँ होती है? सोल्यूशन तक। और इसकी सारी जो एक यात्रा की बात कर चुके हैं, उस यात्रा में से एक बीच का कदम है इसका निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। या परिकल्पना करें भाई, पूरी यात्रा है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, समस्या से समाधान तक विभिन्न गतिविधियां करते हैं ना। आपने शीर्षक भी बना दिया, आपने स्टेटमेंट का प्रॉब्लम भी लिख दी, आपने डिलिमिटेशन भी लिख दी। ये सब स्टेप्स है ना बीच में, जो आपके ये विभिन्न चरण है ना जिनको आपको फॉलो करना है। उनमें से एक चरण क्या है? हाइपोथेसिस, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो यदि इस चरण की बात करें, मान लो इस बच्चे की बात करें, कौन सी क्लास में? बीपीएड सेकेंड ईयर में। और मान लीजिए यहाँ भी परिकल्पना ही कर लीजिए कि कल इनका एग्जाम है, और हम सब जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं। फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव इन नेचर। तैयारी पूरी है, शी इज इंटेलिजेंट का पूरी तैयारी है, पूरा सिस्टमेटिक काम कर दिया, फिर भी हार्ट रेट बढ़ी हुई है क्योंकि संवेदनशीलता ज़्यादा। और पूरे नोट्स बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में बगल में ले रखे हैं, तैयार भी हो चुके हैं, रिपीटिशन हो चुका है, 3 बार दोहरा चुकी है, फिर भी हार्ट रेट बढ़ी है। लग रहा है कि मेरी तैयारी, लगता है ना, ऐसा फेस करते हैं। और हनुमान जी की भक्त है, हनुमान जी की मूर्ति लगाकर 6 अगरबत्ती सुबह से लगाने की रक्षा करना है हनुमान जी। और हनुमान जी किसके भक्त? राम जी के भक्त। और उस किताब को खोल रही है ऐसे, इस किताब को खोल रही है कि राम 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 राम, एक तो ये प्रश्न आएगा, एक कह रही राम राम राम, एक ये प्रश्न आएगा, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति को के सामने रखकर परिकल्पना कर रही है, अनुमान लगा रही है, और 5 ही क्वेश्चन तैयार किए। और ये भी तो परिकल्पना है ना, ये भी तो अनुमान है ना। लेकिन उस अनुमान का आधार क्या था? हनुमान जी। भाई इस अनुमान का आधार क्या था? हनुमान जी। इन्होंने, ये भी इनका भी कल एग्जाम होने वाला है, ये भी अनुमान लगा रहे, 10 साल के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे किए, ये आया था, ये आया था, ये आया था, अब ये आएगा। तो ये भी अनुमान है। इनका आधार क्या था? हनुमान जी। इनका आधार क्या है?
पिछले 10 साल के पेपर्स। तो these types of assumptions cannot be जो मैंने बनाया ऐसा नहीं कुछ भी सोच लो। And these types of assumptions are known as hypothesis। इस प्रकार के तो इनका आधार जैसे हनुमान जी था, इनका आधार जैसे पिछले 10 साल के पेपर था, इस तरह हमारे इस अध्ययन में जो कि हमारा शीर्षक है परिकल्पनापूर्ण इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ एनसीपी फीमेल्स, इसमें परिकल्पना का आधार क्या होगा? प्रीवियस स्टडीज जो पहले से अध्ययन हो चुका है, वो अध्ययन ऐसा कहता है, उसके आधार पर आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, तो आपने परिकल्पना भी कर ली। परिकल्पना के बाद डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स, कुछ शब्दों को परिभाषित करना है। उन शब्दों को द वर्ड्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट इन नेचर, वो ऐसे शब्द जो प्रकृति से थोड़े मुश्किल है या दोहरे मीनिंग वाले हैं, जिसके अर्थ जैसे सोकर की बात करें तो सोकर, कुछ देशों में सोकर का अर्थ रग्बी भी है, कुछ देशों में सोकर का अर्थ फुटबॉल भी है। तो ये यहाँ सोकर का अर्थ ये है, इस पे आप कर रहे हैं स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अगला बात क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। इस अध्ययन का महत्व, यह तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल ऑफ द स्टडी इन फ्यूचर, भविष्य में इस अध्ययन की उपयोगिता क्या होगी, कहाँ काम आएगी, क्या उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है, कहाँ योगदान देगी, क्या कंट्रीब्यूशन होगा। उदाहरण के तौर पर यह स्टडी ऐसे कार्यक्रम को तैयार करेगी जिसके आधार पर भविष्य में महिलाएं उसके अनुरूप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगी, वगैरह वगैरह जो भी हो। दैट विल डिपेंड ऑन योर व्यूज, वो आपके व्यू पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उसकी अपने अध्ययन की उपयोगिता चाहते हैं। ठीक है, तो हम सोच कर बोलना, हम जो पूरे शोध प्रस्ताव को कितने भागों में बांटा? 3। और कौन से भाग की बात कर रहे हैं? दूसरे भाग की। टोटल कितने चैप्टर्स थे? 3। कितने चैप्टर्स की बात कर चुके हैं? 1 की। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का विवरण। सेकंड चैप्टर में है संबंधित साहित्य का विवरण। इसे ओके? इसमें संबंधित साहित्य जो पहले से अध्ययन आयोजित किए जा चुके हैं, आप शोध पत्रिकाओं में पढ़ेंगे या इंटरनेट से पढ़ेंगे, डिफरेंट वेबसाइट से पढ़ेंगे, तो उनका की सपोज क्या नाम बताया? संदीप की, मान लीजिए उन्होंने 2019 में अध्ययन किया, संदीप कंडक्टेड द स्टडी, संदीप नाम के लेखक ने 2019 में अध्ययन आयोजित किया, शीर्षक ये था, ये फाइंडिंग्स थी, ये खोज थी, ये था। यानी संक्षिप्त में अपने शब्दों में उसको लिखना है। अब प्रश्न उठा कि संबंधित साहित्यों का विवरण, कितने अध्ययनों को सम्मिलित करे, तो यह प्रचलन है। प्रचलन क्या है? 5 से 7 अध्ययन शामिल किए जाते हैं शोध प्रस्ताव में, 5 से 7। ठीक है, यानी आप जो महत्वपूर्ण है, जो आपके विषय से, जो कि आज का हमारा परिकल्पनापूर्ण विषय है, क्या है? इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ एनसीपी फीमेल्स। इससे संबंधित सूर्य नमस्कार का प्रभाव किसी पर देखा गया हो, उसके 5-7 अध्ययनों को, न्यूनतम 5, अधिकतम 7। इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्टैंडर्ड है, आप 4 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रचलन है, जो ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, उसमें 5 से 7 अध्ययनों को शामिल किया जाता है। तो पहला चैप्टर तो कितने पेज में हो जाएगा? 5 से 7 पेज में हो जाएगा जो लिखा था आपने। ये चैप्टर भी 5-6 पेज में हो जाएगा, एक पैराग्राफ लिखना है, 4 पेज में हो सकता है, 5-6 पेज में हो सकता है। ठीक, तो पूरी एक आइडियल बताया गया। जो बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान और प्रगाढ़ विदुषी हैं, जो बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान और प्रगाढ़ विदुषी हैं, वो बड़े प्रगाढ़ विद्वान और विदुषियों ने जो बताया, जो रिसर्च के जाता है कि एक सिनॉप्सिस 15 से 25 पेज तक उपयुक्त है। एक सिनॉप्सिस, एक शोध प्रस्ताव 15 से 25 पेज तक उपयुक्त माना गया है। 15 पेज से कम ना हो और 25 पेज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यही स्टैंडर्ड है। एक सुझाव है, यह केवल एक सुझाव है। ठीक, आगे चलते हैं। किसका विवरण दे रहे हैं हम? किसका विवरण दे रहे हैं?
संबंधित साहित्य का। ठीक, तो अध्ययन दो प्रकार के हो सकते हैं। इस चैप्टर को यदि बांटना चाहें, विभाजित करना चाहें, तो आप दो उप चैप्टर्स में, दो सब चैप्टर्स में या दो भागों में, सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक में दे सकते हैं क्रिटिकल लिटरेचर, एक में दे सकते हैं अलाइड लिटरेचर। क्रिटिकल लिटरेचर मींस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टडी, जो आपके अध्ययन से सीधा संबंध रखता हो। और allied literature means that is indirectly related to your study, जो आपके अध्ययन से सीधा तो संबंध नहीं रखता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। वो कौन सा कहलाएगा? allied literature। ठीक, तो कितने अध्ययनों को शामिल किया आपने? 5 से 7, 2-3 अध्ययन allied literature हो सकते, 2-3 क्रिटिकल लिटरेचर हो सकता है। ठीक, अब किसकी बात करें? अब किसकी बात करें? चैप्टर 3, दूसरे भाग का तीसरा चैप्टर, चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक की जो बातें थी ऑल आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिसर्चेस। अनुसंधान कार्य किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से आप करते हो, चाहे वो केस स्टडी हो, व्यक्तिगत अध्ययन हो, चाहे वो फिलोसॉफिकल स्टडीज, दर्शन अनुसंधान हो, चाहे वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो, ऐतिहासिक अनुसंधान हो, चाहे वो सर्वेक्षण अध्ययन हो, मींस सर्वे स्टडी हो। और सर्वे स्टडी भी विभिन्न प्रकारों की हो, कंपैरेटिव सर्वे, तुलनात्मक सर्वेक्षण, रिलेशनशिप सर्वे, सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण हो, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। चाहे वो प्रेडिक्शन स्टडी हो, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं किसका? अज्ञात का। किसके आधार पर? अज्ञात के आधार पर। चाहे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, वो अभी तक की जो बातें थी चैप्टर 1 और 2 वो कॉमन रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा, यही ब्लूप्रिंट रहेगा, लेकिन दिस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज। इसके लिखने में थोड़ा सा एक परिवर्तनशील हमें होना पड़ेगा। रिसर्च स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो अलग तरह से लिखा जाएगा, सर्वेक्षण अध्ययन कर रहे हैं तो, लेकिन एक और कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। पहला चैप्टर 3 की क्या नाम है? प्रोसीजर, प्रक्रिया, कि किस प्रक्रिया को अपनाकर आप इस अध्ययन को पूर्ण करेंगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, न्याय दर्श का चयन, सब्जेक्ट्स का चयन। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, भाषा कुछ भी हो सकती है। इन दिस स्टडी 100 females of NCP will be selected with age from 17 to 21 years। इस अध्ययन में नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की 100 महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा, जिनका आयु वर्ग 17 से 21 वर्ष होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक, आपने बता दिया। अगला क्या है? उसकी यानी सिलेक्शन सब्जेक्ट्स में उसकी एज की जिक्र करोगे, उसके जेंडर की चर्चा करोगे, और मेथोडोलॉजी की। ऑल द फीमेल्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम बेसिस, या आपने जो जिस भी एक सैंपलिंग विधि का, जिस भी एक सैंपलिंग टेक्निक का, चाहे उसका रैंडम सैंपलिंग है या पर्पसिव सैंपलिंग है, आपने पढ़ा होगा ना सैंपलिंग टेक्निक्स, तो उसकी चर्चा होगी। अगला क्या? सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, चर का चयन, चरों का चयन। इन दिस स्टडी, इस अध्ययन में सूर्य नमस्कार विल बी कंसीडर्ड एज, सूर्य नमस्कार को क्या माना जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ब्लड प्रेशर विल बी कंसीडर्ड एज, यानी इस अध्ययन में 2 चरों को सम्मिलित किया जाएगा, स्वतंत्र चर सूर्य नमस्कार, आश्रित चर ब्लड प्रेशर, बस समाप्त। अगला क्या है? क्राइटेरियन मेजर्स, वह विधि जिसके माध्यम से चर का मापन होगा। ब्लड प्रेशर विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग, जो भी मरकरी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोमैनोमीटर का यूज कर रहे हैं, एंड विल बी कलेक्टेड इन दिस यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, अगला क्या है? डिजाइन। यह डिजाइन सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाग है अध्ययन का। यह डिजाइन ही अध्ययन की रूपरेखा तैयार करेगा, जिसके आधार पर आप जिस सांख्यिकी तकनीक से विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों का निर्धारण करेगा। डिजाइन क्या होगा? भाई आप मकान बनाते हो ना, बनवाते हैं तो मकान का डिजाइन ना कि ये ड्राइंग रूम होगा या ये होगा या वो, तो अध्ययन का भी डिजाइन होगा
कितने से होंगे, प्री टेस्ट लेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे। इस परिकल्पना पर उदाहरण में तो उस डिजाइन की चर्चा करेंगे। तो इस अध्ययन में आप क्या करोगे, पहले तो प्री टेस्ट लेंगे, फिर क्या करवाएंगे उसको, ट्रीटमेंट देंगे, मींस नमस्कार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस आया तो प्रभाव पड़ता है, डिफरेंस नहीं आया तो सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है ना, इस डिजाइन को कहते हैं सिंगल ग्रुप डिजाइन। लेकिन यह तो एक सामान्य सा एक सिंपल सा उदाहरण हुआ ना। स्टडी में कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी हो सकते हैं, सिंगल ग्रुप डिजाइन कहें, रिवर्स ग्रुप डिजाइन कहें, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन कहें, रैंडम ग्रुप डिजाइन कहें, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन कहें, इक्वेटेड ग्रुप डिजाइन कहें, रिलेटेड ग्रुप डिजाइन कहें, फैक्टोरियल डिजाइन कहें, दुनिया भर के डिजाइन हैं। तो वो आगे आप मास्टर डिग्री में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपके बीपीएड में तो डिजाइन की चर्चा नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ प्रपोजल। ठीक, आगे चलो। तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, परीक्षणों का प्रशासन। तो इसमें उपचार क्या है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को आप सिंपल सी बात में सब्जेक्ट को चेयर पर बैठाया जाएगा, बैठाने के बाद स्पेक्ट्रोमैनोमीटर जिस हाथ में भी आप इनसर्कल करेंगे, लपेटेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, जो भी पूरी प्रक्रिया उस प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे सिंपल सी भाषा में। अब क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज डेटा, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयोग की गई सांख्यिकीय तकनीक। कि किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करेंगे आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, अलग अलग टेक्निक्स है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। लेकिन इस अध्ययन का डिजाइन क्या था, सिंगल ग्रुप डिजाइन। क्या था, पहले प्री टेस्ट था और फिर ट्रीटमेंट था और फिर तुलना देखनी है किस किस के बीच में, प्री और पोस्ट के बीच में। तो जो टेक्निक इस प्रकार का अध्ययन करती है प्री और पोस्ट के बीच में, द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेम ग्रुप, उसको कहते हैं डिपेंडेंट टी टेस्ट। इसमें इस अवस्था में जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करेंगे डिपेंडेंट टी टेस्ट, उसका उल्लेख किया जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट सेकंड पार्ट, दूसरे भाग की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इज इट ओके? आगे चलते अब क्या बात करें, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, आंकड़ों की विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कि हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है। वो एक सरलतम तरीका है टेस्ट मेथड कि ब्लड प्रेशर प्री टेस्ट लिया ना, प्री टेस्ट 2 बार ले लीजिए, आज लिया 2 दिन बाद फिर लिया, यदि समान स्कोर है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके आंकड़ों का एकत्रीकरण विश्वसनीय है। अन्यथा अगर दोनों एक जैसे नहीं है, यदि उनके बीच में एक सहसंबंध सार्थक नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ, विश्वसनीय नहीं है। तो किसी भी विधि ये बताया जाएगा। अब रेफरेंस मटेरियल अलग अलग तरीका है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपना अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन बुक्स के जैसे APA फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा दर्शाया गया एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लगभग सब विश्वविद्यालयों में एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अपना अलग फॉर्मेट भी, नेम ऑफ द ऑथर रहेगा, नेम ऑफ द बुक भी रहेगा, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी रहेगा, नेम ऑफ पब्लिशर रहेगा, पेज नंबर वगैरह देंगे। ये फॉर्मेट है, उस विश्वविद्यालय के फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा। इसमें एक चीज छूट गई है, ईयर नहीं, बुक्स के साथ ईयर भी देना जरूरी है, जो कि ईयर की चर्चा नहीं है। ईयर किस सत्र में, किस साल में, किस वर्ष में वो प्रकाशित हुई, उसकी चर्चा भी करनी है। जर्नल्स और पीरियोडिकल्स में ऑथर का नाम, आर्टिकल का नाम, जर्नल का नाम, जिसको बोल्ड या अंडरलाइन करेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका नंबर, उसका ईयर, उसका पेज नंबर, इस सब की जिक्र करेंगे, इस सब का जिक्र करेंगे। इस ओके। और अंतिम भाग अनपब्लिश्ड लिटरेचर, ना इसमें कोई भी अंडरलाइन होगा, ना इसमें कोई भी बोल्ड में होगा। इसमें ऑथर का नाम, टाइटल ऑफ द स्टडी, एग्जाम्पल संदीप कुमार 2001, इफेक्ट ऑफ नमस्कार ऑन द फीमेल्स ऑफ ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ फीमेल्स ऑफ NCP डॉट थीसिस सबमिटेड फॉर द PhD डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। और अगर एग्जैक्ट पोर्शन ले लिया है आपने कहीं से, तो
पेज नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन पेज नंबर देना जरूरी नहीं है। यदि इन जनरल आपने स्टडी की है तो मिसलेनियस, नो फॉर्मेट इज स्क्राइब्ड, किसी तरह का फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट से ले रहे हैं तो बहुत ही, मेरा सजेशन है, मेरे अनुभव के आधार पर जितना भूतकाल में देखा, आपने कहीं इंटरनेट से सामग्री किसी रेप्यूटेड वेबसाइट से उठाई तो क्या गारंटी है कि कल भी वो वेबसाइट पर मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपको दे देना चाहिए रिट्राइव्ड फ्रॉम www और आज के दिन इस समय दे देना चाहिए कि जिस दिन ये मैंने लिखा, आपके पास प्रूफ है कि जिस दिन वहाँ से सामग्री ली गई, जानकारी ली गई, उस दिन थी। तो एक वहाँ आज के दिन, क्योंकि इंटरनेट पर सामग्री है, कल को नहीं रहेगी। अदरवाइज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ए रिसर्चर। अनुसंधान के लिए कर्ता के लिए समस्या पैदा कर देगी। यदि किसी ने देखा तो वहाँ मिलेगा नहीं। तो यू शुड जस्टिफाई, आपको करना चाहिए जस्टिफाई कि आई हैव टेकन रिट्राइव्ड फ्रॉम सो एंड सो ऑन दिस डेट। ठीक, तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली। और ये फंडिंग एजेंसीज है। अगर डिग्री डिप्लोमा के लिए आप कोई रिसर्च प्रपोजल जमा नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी यू आर पीएचडी, मान लीजिए आप पीएचडी पहले से इसी फॉर्मेट से या इससे मिलते जुलते फॉर्मेट में रिसर्च प्रोजेक्ट को जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बीआईसीएसआर, एमडीएनआई, सीजी कॉस्ट, WHO, दुनिया भर की फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि फंड प्रदान करती हैं किसके लिए? रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये तीसरी कहानी समाप्त होती है।